हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता और संरक्षण अपन पढ़ने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होने वाला, अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके ये चैप्टर दिमाग में सेट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। मेरा नाम प्रदीप है, अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैव विविधता जो शब्द है ये किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये शब्द किसने दिया? ये दिया था भैया एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शब्द दिया था। अब इन्होंने क्या किया, इसको वर्णित कैसे किया? 3 स्तरों में इसको वर्णित किया है। जो जैव विविधता है इसको 3 स्तरों में इसको क्या किया है? वर्णित किया है। कौन कौन से स्तर है? पहला है आनुवंशिक विविधता। कौन सा है? आनुवंशिक विविधता। दूसरा क्या है? जातीय विविधता। ठीक है, जाति के अंदर मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है। तीसरा क्या है? पारिस्थितिकीय विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एक एक को अपन पढ़ लेंगे। पहले बात करेंगे आनुवंशिक विविधता की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होगा भैया? एक पौधा है, एक पादप है, मेडिसिनल प्लांट है, एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है इसका? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये कहां पर है? हिमालय के अंदर उगता है। कहां पर उगता है? हिमालय के अंदर उगता है। ठीक है। ये जो रोल्फिया वोमिटोरिया जो है ये क्या निकालता है? रेजरपाइन नाम का एक रसायन निकालता है। रेजरपाइन नाम का एक क्या निकालता है? रसायन निकालता है। ठीक है जी। और ये कैसा होता है? सक्रिय रसायन होता है। अब ये जो रेजरपाइन की जो है ना, रेजरपाइन की सांद्रता, रेजरपाइन की शक्ति और इसकी जो सांद्रता है ना, वो जो है वो भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है कि जो हिमालय जो है ना, हिमालय जो है उसकी अलग अलग क्या है? रेंज है, अलग अलग क्या है उसकी जो श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की क्या है? अलग अलग श्रेणी है। आप सबको पता है हिमालय की अलग अलग श्रेणी है, और हर अलग अलग श्रेणी के अंदर ये रोल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है ये होता है। ठीक है, और हर एक अलग श्रेणी के अंदर जब होगा ना, मान लो ये एक श्रेणी है, ठीक है, ये ए श्रेणी है और ये बी श्रेणी है। इस हिमालय की जो ये वाली श्रेणी है ना, इसके अंदर जो रोल्फिया वोमिटोरिया जो होगा ना, इसके अंदर होगा उसकी क्वालिटी जो है ना रेजरपाइन की। ठीक है, वो जो ये रेजरपाइन रसायन निकालेगा उसकी क्वालिटी जो है वो अलग आएगी। और जो ये बी वाला है ना, यहां पर भी वही सेम मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन यहां पर जो रेजरपाइन होगा उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो ये किसका एग्जांपल है? आनुवंशिक विविधता का। फिर आगे बात करें किसकी? भारत के अंदर धान जो है ना, भारत के अंदर धान जो है उसके 50,000 से अधिक क्या है? आनुवंशिक रूप है। ठीक है, भारत के अंदर 50,000 से ज्यादा आनुवंशिक रूप है। किसके? धान के। ठीक है। आम की बात करें तो आम की 1000 से ज्यादा क्या है? वेराइटीज हैं भारत के अंदर आम की। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? जातीय विविधता की। किसकी बात करेंगे? जातीय विविधता की बात कर लेंगे। तो भैया इसके अंदर क्या है? जो उभयचर है ना, जो उभयचर जो जातियां हैं, इंग्लिश में बात करूं तो एम्फीबियन स्पीसीज जो है, उभयचर जो जातियां हैं वो क्या है? वो पश्चिमी घाट पर ज्यादा होंगी और पूर्वी घाट पर वो कम है। ठीक है, जो उभयचर जो जातियां हैं उनकी संख्या पश्चिमी घाट में ज्यादा है और पूर्वी घाट में कम है। ठीक है। अब बात करें किसकी? पारिस्थितिकीय विविधता की बात करें तो बात करें पारितंत्र विविधता जो है ना, पारितंत्र विविधता जो है वो भारत के अंदर ज्यादा है। पारितंत्र जो विविधता है वो भारत के अंदर ज्यादा। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा? भारत के अंदर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है उनसे भारत के अंदर ज्यादा है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है कौन सी है? नॉर्वे की बात करिए। नॉर्वे से भारत के अंदर पारितंत्र जो विविधता है वो ज्यादा है। फिर आगे चलते हैं, बात करें फिर कुल प्रजाति। तो कुल प्रजाति कितनी है? टोटल जो प्रजाति है वो कितनी है? पूरे विश्व की बात हो रही है, कितनी प्रजाति है टोटल? तो टोटल जो IUCN है ना, IUCN जो है 2004 की बात है। IUCN ने एक डेटा दिया, कितना दिया? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन जो स्पीसीज बताई उन्होंने कि भैया पूरे विश्व के अंदर 1.5 मिलियन प्रजाति हैं। ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे रोबर्ट में, उन्होंने बोला कि भैया 7 मिलियन है। ठीक है, ये जो प्रजाति है पूरे विश्व के अंदर ये 7 मिलियन है। IUCN ने कितना बोला? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। और जो रोबर्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कितना बताया? 7 मिलियन है। फिर बात करें इसमें से कि 70% इसमें से जीव है। जो पूरी जो प्रजाति है ना, जितनी प्रजातियां हैं उनमें से उसका 70% कौन है? जीव है। ठीक है, 70% तो जीव ही है। तो 70% में कीट कितने हैं? 70% जीव हैं, जीव में से कीट भी होंगे। तो कीट कितने हैं? कीट सबसे ज्यादा होते हैं। तो कीट ने कितने? 70% कीट होते हैं। जो 70% जीव है उनमें 70% कौन है? कीट है। ठीक है, और 30% कौन है? बाकी जितने बच गए ना, अन्य जानवर जितने बच गए वो 30% में है सारे। ठीक है। अब बात करें पादप कितने हैं? तो 22% पादप हैं। पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रजातियां उनमें से 22% किसकी हैं? पादपों की हैं। ठीक है।
अब बात कर ले भारत में कुल प्रजातियां, तो विश्व की बात कर ले, भारत की बात कर ले, तो भारत में कुल प्रजाति कितनी है, तो पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्र कितना है अपने पास, भारत के पास जितना विश्व के पास क्षेत्र है ना, उसका 2.4% क्षेत्र ही अपने पास है। ठीक है, भारत के पास कितना क्षेत्र है, 2.4% क्षेत्र है। पूरे विश्व के अंदर जितना क्षेत्र है उसका 2.4% क्षेत्र है। ठीक है, और अपने पास प्रजातियां कितनी, प्रजातियां जो है वो कितनी है, 8.1%। ठीक है, अपने पास प्रजातियां कितनी है, 8.1% प्रजातियां हैं अपने पास। जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 है, लेकिन अपने पास प्रजातियां 8.1% है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर जितनी प्रजातियां उसका 8.1% तो अपने पास ही है। ठीक है, जबकि एरिया अपने पास कम है। ठीक है, फिर बात करें जीव जो है उनकी कितनी स्पीसीज है, जीव की प्रजातियां कितनी है, 90,000 प्रजातियां हैं। पादप की कितनी स्पीसीज है, कितनी प्रजातियां, 45,000 पादप की प्रजातियां हैं। धान की मैंने आपको बता दी कि 50,000 से ज्यादा आनुवंशिक रूप है इसके। और आम की बात करें तो ये 1000 वेराइटीज हैं आम की। ठीक है, अब आपको पता है भारत के अंदर इतना सारा कुछ है, तो मतलब कितना है, विविधता ज्यादा है, भारत के अंदर विविधता ज्यादा है। तो विविधता ज्यादा है इसलिए संसार के 12 महाविविध जो देश हैं, ठीक है, संसार के जो 12 महाविविध देश हैं उनमें से एक भारत भी है। ठीक है, भारत के अंदर विविधता ज्यादा है इसलिए पूरे विश्व के अंदर 12 ऐसे देश हैं जिनके अंदर वो किसके अंदर आते हैं, महाविविध देश हैं वो। ठीक है, महाविविध देश हैं, जो मतलब 12 देश हैं उनको महाविविध देश बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर विविधता ज्यादा है। उनके अंदर एक भारत भी है 12 में से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपके पाई चार्ट दे रखे हैं इनको ध्यान में रखना है। जो कशेरुकी जो है, ठीक है, कशेरुकी में आप देख लो सबसे ज्यादा कौन मत्स्य है, उसके बाद में कौन है सरीसृप है, उसके बाद में पक्षी आ गए, फिर आपके कौन है उभयचर है, उसके बाद में स्तनधारी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको ध्यान में रखना है कौन कितना ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें किसी अकेशेरुकी की बात करें तो उसके अंदर कीट सबसे ज्यादा होते हैं, अपने पढ़ लिया कीट सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद में कौन है जो अन्य प्राणी समूह है वो ज्यादा है। उसके बाद में मोलस्क और उसके बाद में क्रस्टेशिया। अब बात करें किसकी, पादप की बात करते हैं, इसके अंदर कौन है आवर्त बीजीय और जो कवक है वो सबसे ज्यादा होते हैं। और उसके बाद में कौन ज्यादा है, शैवाल ज्यादा है। उसके बाद में आपके जो है ना मोसेस ज्यादा है। उसके बाद में फर्न है और उसके बाद में लाइकेन जो है वो सबसे कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें किसकी, जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्षति कैसे हो रही है, मतलब इसका लॉस कैसे हो रहा है, क्षति कैसे हो रही है। तो हाल ही में जो विलुप्त हुए हैं, हाल ही में विलुप्त जो हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले क्षति की बात करें तो हाल ही में मतलब अभी जो विलुप्त है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन हुआ है, एक तो डोडो कहां से हुआ, मॉरिशस से। कहां से हुआ, मॉरिशस से। क्वागा ये कहां से हुआ, अफ्रीका से। थाईलेशियन ये ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। स्टीलर समुद्री गाय जो है वो रूस से हो गई। ठीक है, ये क्या हुई, विलुप्त हो गई। ठीक है, बाली, जावा और कैस्पियन, इसको जवान या फिर जावा ही बोला जाता है। ठीक है, तो बाली, जावा और जो कैस्पियन जो है ये कहां से विलुप्त हो गई है, एक मतलब किसकी प्रजाति ये विलुप्त हो गई, बाली, जावा और कैस्पियन। ठीक है, ये विलुप्त हो गई है, लेकिन ये प्रजाति किसकी है, ये भैया उपजातियां हैं, बाघ की उपजातियां हैं। ये बाघ की 3 उपजातियां हैं, बाघ की 3 उपजातियां कौन कौन सी, बाली, जावा, जवान या फिर जावा और आपके कैस्पियन, ये विलुप्त हो चुकी हैं। अब बात करें किसकी, छठा विलोपन। छठा विलोपन क्या है, ये छठा विलोपन क्या है, अब जो विलोपन हो रहा है ना, अभी आज के समय में जो विलोपन हो रहा है, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, जो जीव जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, इसको क्या बोला गया है, छठा विलोपन बोला गया है। कि मतलब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भैया ये अब चल रहा है ना, वो कैसा छठा विलोपन है। इससे पहले 5 विलोपन और हो चुके, अपने जो पुराने टाइम में अपने से पहले 5 विलोपन हो चुके हैं। अब जो विलोपन चल रहा है वो कौन सा, छठा विलोपन है। ठीक है, छठा विलोपन है। अब इसमें खास बात क्या है भैया, खास बात ये है कि पहले जो 5 हुए थे ना, पहले जो 5 हुए थे उनसे 100 से 1000 गुना ज्यादा स्पीड में ये छठा विलोपन हो रहा है। ठीक है, ज्यादा जल्दी हो रहा है ये छठा विलोपन उनके मुकाबले में, जो पहले 5 हुए थे उनके मुकाबले में। तो पहली जो 5 घटनाएं हैं उनसे 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र हो रहा है। ठीक है, अगले और साइंटिस्ट ने एक क्या किया, प्रिडिक्शन की है, मतलब पहले ही मतलब उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की एक तरह से। तो क्या की है कि अगले 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। अगला जो 100 वर्ष आएंगे ना, अगले जो 100 वर्ष आएंगे उनके अंदर पृथ्वी की जितनी प्रजातियां हैं, जो जितनी जातियां हैं उनमें से जो आधी हैं वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी, एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमान। एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमान, इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने प्रजाति तथा जैव भार के बीच में रिश्ता संबंध बताने की बातें करी। ठीक है,
तो इन्होंने क्या कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक विविधता होगी, इन्होंने क्या बोली, ये डेविड टिलमान भाई साहब है, इन्होंने बोला कि भैया जिस क्षेत्र में अधिक विविधता होगी ना, वो क्षेत्र जिसके अंदर बहुत ज्यादा विविधता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को कि वहां प्रतिवर्ष कम उतार चढ़ाव होंगे। ठीक है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है वहां पर प्रतिवर्ष कम उतार चढ़ाव होंगे, वहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएशन ज्यादा नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव बहुत कम होंगे वहां पर। ठीक है, और क्या होगा, वहां पर उच्चतर उत्पादकता होगी। ठीक है, वहां की जो उत्पादकता होगी वो उच्चतर होगी। ठीक है, हाईएस्ट उत्पादन होगा वहां पर। ठीक है, कहां पर, वो क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, विविधता है, वहां वो अच्छी बात हो रहा है, विविधता होना अच्छी बात है। एक है फिर रिवर्ट पॉपर परिकल्पना। ये रिवर्ट पॉपर परिकल्पना क्या है, पहले तो है किसने दिया, ये दिया था भाई एक साइंटिस्ट है पॉल अर्लिक, एक साइंटिस्ट है पॉल अर्लिक, उन्होंने बोला रिवर्ट पॉपर परिकल्पना। इन्होंने क्या बोला कि भैया अपन क्या मान ले, अपना जो पारितंत्र है ना, अब लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि जो पारितंत्र है इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी क्या है इंपोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी मतलब अपने जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या बोलते हैं, अभी मेरे को नहीं आ रहा कि इंपॉर्टेंस क्या बोलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसकी जो भी है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, समझते हो इंपॉर्टेंस क्या होता है ना। तो इन्होंने बताने के लिए कि भैया पारितंत्र की इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ के अंदर, तो इन्होंने एग्जांपल लिया किसका, उसको पारितंत्र को किससे कंपेयर किया, किससे तुलना की, एक एरोप्लेन से तुलना की। ठीक है, एक एरोप्लेन को क्या मान लिया, मान लो एक वायुयान है, उसको मान लिया पारितंत्र मान लिया। ठीक है, वायुयान को पारितंत्र से अपन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और रिवर्ट क्या होता है, पहले तो ये समझो रिवर्ट होता क्या है, तो जो छोटे छोटे मतलब जो पार्ट्स है ना, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, उनसे मिलकर एक एरोप्लेन बना हुआ होता है। वो छोटे छोटे पार्ट्स, वो छोटे छोटे भाग जिनको पूरा को मिलाकर, जिनको जोड़ जोड़ के पूरा एरोप्लेन बना हुआ होता है, उसको रिवर्ट बोलते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, रिवर्ट बोलते हैं। तो रिवर्ट को किससे कंपेयर किया है, किससे तुलना की, जातियों से। ठीक है, मतलब जो जाति जितना प्रेजेंट है जो पारितंत्र के अंदर, उनसे कंपेयर किया। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया एक एरोप्लेन है, उसके अंदर क्या चढ़े, बहुत सारी सवारी चढ़ गई, और वो सवारियां क्या करती गई कि चोरी करना स्टार्ट कर दी एरोप्लेन के अंदर। कोई कुर्सी उठा के उखाड़ के ले गया, कोई उसका डोर उखाड़ के ले गया, कोई उसका दरवाजा ले गया, कोई उसकी खिड़कियां ले जाके जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने चोरी करने, कोई ने स्टीयरिंग उठा के ले गए उसका, ठीक है, कोई इंजन निकाल के ले गया, तो ऐसे चोरी करने स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने बोला कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा, कुर्सी उठा कर ले गए, किसी सीट निकाल के ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एरोप्लेन का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वहां से उसका बाथरूम का डोर लेके चला गया जो एरोप्लेन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एरोप्लेन को उड़ती रही वो। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब कोई एक सरफिरा आएगा और उसने क्या किया, उसके जो पंख है ना, पंख है वही उखाड़ के ले जाए। ठीक है, वायुयान जो है, एरोप्लेन जो, उसके पंख उखाड़ के वो ले जाएगा, तो एरोप्लेन उड़ नहीं पाएगी ना, एरोप्लेन उड़ नहीं पाएगी ना। वैसे ही जैसे एरोप्लेन नहीं उड़ पाएगी, अगर अपन पारितंत्र के जो मुख्य जातियां है ना, अगर वही अगर विलुप्त हो गई ना, तो पारितंत्र जो है वो संतुलित नहीं रहेगा। अब ये देखो, बिना पंख रिवट के वायुयान उड़ नहीं सकता, बिना पंख रिवट के वायुयान जो है वो उड़ नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही मुख्य जातियों के बिना पारितंत्र स्थिर नहीं रह सकता। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, बात करें किसकी, एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। इन्होंने क्या बोला, जातीय क्षेत्र संबंध बताया। इन्होंने क्या बताया, जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, क्या बताया इन्होंने बताया ये ग्राफ। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे जातियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाएंगे, क्षेत्र बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जातियां बढ़ती जाएंगी। तो इधर मैं क्या बढ़ा रहा हूं, क्षेत्र बढ़ा रहा हूं, इधर मैं स्पीसीज रिचनेस मतलब जातियां बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे जातियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कितना भी एरिया बढ़ा लो, जातियां नहीं बढ़ेंगी। इन्होंने ये बोला कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा फिर कि आप कितने भी एरिया बढ़ा लो, शुरू में तो बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जातियां नहीं बढ़ेंगी, वो फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर जो एस है ना, एस है, ये क्या है, जातीय समृद्धि है। ठीक है, यहां पर ए क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, जेड क्या है, यहां पर रेखीय ढाल है, और सी क्या है, यहां पर वाई इंटरसेप्ट है। अब आपको ध्यान में यहां पर क्या रखना है, वो ध्यान से सुनो, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान से सुनो। जेड की वैल्यू जो है ना, ये जेड की जो वैल्यू दे रखी है आपको ध्यान में रखनी है। अगर अपन छोटा क्षेत्र लेंगे, अगर ये जो एरिया अपन ने लिया है, ये अगर अपन छोटा क्षेत्र लेंगे ना, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड की जो वैल्यू है कितनी रखनी है, 0.1 से 0.2। ठीक है, 0.1 से 0.2 वैल्यू रखनी है जेड की। ठीक है, अगर अपन छोटा क्षेत्र ले रहे हैं। अगर क्षेत्र बड़ा है, अगर बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू होगी 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2
2 वैल्यू आएगी जेड की, ठीक है। और अगर जेड की वैल्यू 1.15 आ रही है ना, जेड की वैल्यू 1.15 आ रही है, तो वो किसके बीच में आएगी? फलहारी, जो फलहारी पक्षी हैं और जो स्तनधारी हैं, जो फलहारी पक्षी हैं और जो स्तनधारी के बीच में अगर अपन ग्राफ निकालेंगे तब जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 1.15 आएगी। तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता जो है उसकी क्षति के कारण क्या है, पहले वो पढ़ने पड़ेंगे। अपन जैव विविधता पढ़ ली, अब उसकी क्षति हो रही है, उसके कारण क्या है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कारण है? पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन। पहला क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? अतिदोहन। दूसरा क्या है? अतिदोहन। फिर तीसरा क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण। तीसरा क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण हो रहा है। और क्या है? फिर क्या है? सह विलुप्तता। क्या है? सह विलुप्तता, ठीक है। इसके अंदर आपको पूछ ले कि भैया मुख्य कारण कौन सा है, आपको एग्जाम के अंदर यह पूछ ले कि जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण कौन सा है, तो मुख्य कारण आपको लेगा क्या है? टीका का कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन जो है यह मुख्य कारण है, ठीक है। अब एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति मतलब जब हम जंगल वंगल काट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? जो जंगलों में जो स्पीसीज रह रही हैं, जो जातियां रह रही हैं, वो क्या हो रही हैं? उससे विलुप्त हो रही है। उनका तो घर उजाड़ कर रहे हैं अपन, है ना, तो घर उजाड़ रहे हैं तो वो कहां रहेंगे फिर? तो उनकी क्या हो रही? वो विलुप्त हो रही है। तो ऐसे समझो। तो इसके अंदर क्या है? अमेजन जो वर्षा वन है ना, अमेजन वर्षा वन, अमेजन ऐप नहीं है, अमेजन वर्षा वन मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है। तो ये पहले जो है ना, पहले, ठीक है, पृथ्वी के 14% क्षेत्र में था, ठीक है। ये जो अमेजन जो फॉरेस्ट है ना, अमेजन जो जंगल है, अमेजन जो वन है, वो पृथ्वी का जितना एरिया ना, पृथ्वी का कितना बड़ा, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी का कितना बड़ा क्षेत्र है ना, उसका 14% में कौन था? सिर्फ अमेजन फॉरेस्ट था, अमेजन रेन फॉरेस्ट यही था, ठीक है। लेकिन अब अपन ने काट दिया, अब अपन ने इसको काट दिया, काट के अपन ने अब कितना कर दिया? 6% क्षेत्र में अब है वो, ठीक है। अब 6%, 14 से 6 पर आ गया वो, ठीक है। अब कितना? 6%, ठीक है। ये ध्यान में होना चाहिए आपको। 14 पहले 14 था, अब कितना? 6%, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? इतने बड़े एरिया के अंदर है ना ये जंगल, इतना बड़े एरिया के अंदर जंगल है, इसके अंदर पेड़ भी बहुत सारे हैं, तो वो क्या है? ऑक्सीजन भी देते हैं, तो ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए इसको फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। एक काटा क्यों जा रहा है? ठीक है, 14% 6% पर आया, क्यों काटा क्यों जा रहा है? सोयाबीन की खेती के लिए इसको काटा जा रहा है, ठीक है। किसकी खेती के लिए? सोयाबीन की खेती के लिए इसको काटा जा रहा है। फिर क्या है? अतिदोहन। अतिदोहन क्या है? अतिदोहन क्या है? किसी चीज को अपनी इच्छा के लिए, मतलब अपने कामों के लिए, अपने बहुत ही ज्यादा मतलब आवश्यकता से ज्यादा काम में लेने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? अतिदोहन बोलते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए अपन किसी चीज को ज्यादा ही काम में लें, ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा काम में ले लें, उसको क्या बोलते हैं? अतिदोहन बोलते हैं। तो इसके कारण, इस अतिदोहन के कारण कौन सी जातियां हैं वो विलुप्त हो गई? वो एक तो है जो स्टीलर समुद्री गाय है ना, स्टीलर समुद्री गाय है, वो एक तो वो विलुप्त हो गई, और एक हो गई भैया पैसेंजर कबूतर जो है वो भी विलुप्त हो गया। अब बात करें विदेशी जातियों का आक्रमण। अब विदेशी जाति किसको बोला गया है? कोई एक क्षेत्र है, मान लो कोई ए क्षेत्र है, कोई एक ए क्षेत्र है, उसके अंदर कुछ प्रजातियां रहती हैं, कुछ जातियां रहती हैं, ठीक है। और कोई एक बी क्षेत्र है, उसके अंदर अलग जातियां रहती हैं। अब बी क्षेत्र के अंदर जो जातियां हैं वो मान लो ए के अंदर घुस गई, वो ए क्षेत्र के अंदर आ गई, तो वो क्या करेंगी? ए क्षेत्र वालों के साथ में क्या करेंगी? कंपटीशन करेंगी, स्पर्धा करेंगी, चाहे वो खाने के लिए कंपटीशन हो, चाहे वो मेटिंग के लिए कंपटीशन हो, ठीक है। तो वो सारी कंपटीशन होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी? एक स्पीसीज जो है वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, और दूसरी जो प्रजाति है वो वहां पर राज करेगी, ठीक है। तो इसकी जैसे विदेशी जो जातियों का आक्रमण हुआ, उसकी वजह से कौन कौन सी हुई? एक सिचलिड मछली है, एक कौन सी मछली है? सिचलिड मछली है, वो विलुप्त हो गई, सिचलिड मछली जो है वो विलुप्त हो गई। किसकी वजह से? नाइल पर्च की वजह से। कौन सी, किसकी वजह से? नाइल पर्च एक मछली है जो नील नदी के अंदर रहती है, उसकी वजह से कौन सी मछली विलुप्त हुई है? सिचलिड मछली। कौन सी मछली? सिचलिड मछली। फिर एक है अफ्रीकन कैटफिश, एक है अफ्रीकन कैटफिश, क्या नाम है इसका? क्लेरियस गेरीपाइनस। कौन सा है? क्लेरियस गेरीपाइनस। इसकी वजह से, ठीक है, अफ्रीकन जो कैटफिश है के कारण, जो मूल कैटफिश है ना, अफ्रीकन कैटफिश के कारण जो मूल कैटफिश थी वो विलुप्त हो गई, ठीक है। अब जो देशज जातियां है ना, देशज जातियां हैं वो विलुप्त हो गई। किसके कारण? जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम जो गाजर घास है उसकी वजह से, और जो हाइसिंथ है, जो आइकोनिया है, उसकी वजह से क्या हो गई? जो देशज जातियां हैं वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई। अब बात करेंगे सह विलुप्तता की। सह विलुप्तता क्या है? कि भैया तू जिएगा तो मैं जीऊंगी, और मैं जीऊंगी तो तू जिएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर, कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। एक अगर मर गया, एक जाति अगर विलुप्त हो रही है ना, तो दूसरी जाति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, अनिवार्य संबंध है इनके बीच में ऐसी जातियों के बीच में क्या होता है, अनिवार्य संबंध होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। तो किसके बीच में देखा गया, पादप और परागण के बीच में, पादप और परागण के बीच में। जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, दूसरा चैप्टर जब पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि पादप और परागण के बीच में कुछ पादप ऐसे होते हैं जो किससे होते हैं, जो किससे उनके अंदर परागण किसके बीच में, जो परागण है वो किससे होता है, वो परागण उनसे किससे होता है, कुछ जानवर होते हैं उनसे वो परागण करते हैं। तो वो क्या है, जानवर उनके अंदर परागण करते हैं और जो पादप है वो जानवरों का देता है, एक सेफ प्लेस देता है उनके अंडे रखने के लिए। तो ऐसा उनका रिलेशन चलता है। अगर वो पादप ही नहीं रहेगा तो वो फिर वो अंडे कहां देगा, वो जो जानवर बचा वो अंडे कहां देगा, तो फिर वो दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी, ये वाली जो लाइन है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्वेडोर के उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सहवनी पौधों की जातियां जो है यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। सीधी सी बात यहां पर क्या है कि 10 गुना अधिक है, कहां पर, इक्वेडोर जो उष्ण जो कटिबंध क्षेत्र है वहां पर जो सहवनी पौधे हैं उनके अंदर 10 गुना ज्यादा है, किससे, जो यूएसए के जो मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र है के जो वन है वहां से ज्यादा है। तो ये वाली लाइन आपको याद रहनी चाहिए। अब ये वाले देख लो, जो अधिपादप है, अधिपादप जो है ऑर्किड जो है उनकी कितनी वेरायटी है, कितनी स्पीसीज है, उसकी कितनी स्पीसीज है, कितनी प्रजातियां हैं, 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, ठीक है। बीटल जो है आपका भृंग जो है उसकी कितनी है, 3 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं। चींटियां जो है उसकी 20,000, मत्स्य जो है मतलब मछलियां जो है उसकी 28,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। फिर आगे चलते हैं, अब बात करेंगे किसकी, जैव विविधता संरक्षण की। अब अपन को पता लगा कि भैया सत्ती क्या कैसे हो रही है इसकी, और सत्ती का कारण क्या है वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे इसकी संरक्षण कैसे करें। तो संरक्षण करने से पहले अपने दिमाग में आना चाहिए ना, संरक्षण करें क्यों इसका, ठीक है, संरक्षण करना चाहिए मान ले, लेकिन अपनों को क्या फायदा है, करें क्यों इसका, तो वो करें क्यों उसका जवाब दे रहा हूं। इसके लिए क्या है, एक तो है संकीर्ण रूप से उपयोगी, एक है व्यापक रूप से उपयोगी और एक है नैतिक रूप से उपयोगी, ठीक है। तो इस तीनों के अपन बात करेंगे। पहले बात करेंगे संकीर्ण रूप से उपयोगी। संकीर्ण रूप से उपयोगी इसके अंदर क्या मिलता है अपन को, उसे फूड मिलता है भाई, ये सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। जैव विविधता से क्या मिलता है, उनको खाना मिलता है, ठीक है। फाइबर मिलते हैं, मेडिसिन दवाइयां मिलती हैं, औद्योगिक उत्पाद मिलते हैं, निर्माण सामग्री अपन को मिलती है वहां से, ठीक है। अब अगर आपको पूछ ले कि भैया जैव अन्वेषण क्या होता है, जैव अन्वेषण क्या होता है, आपको अगर पूछ ले तो आपको क्या बोलना है कि भैया ये जो सारे आइटम है ना, फूड, फाइबर, मेडिसिन, औद्योगिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, इनकी खोज को, ठीक है, इनकी खोज को, ये ऊपर वाले जितने भी आइटम है ना, इनकी खोज को क्या बोलते हैं, जैव अन्वेषण बोलते हैं। इनकी खोज को क्या बोलते हैं, जैव अन्वेषण कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपन को कहां से मिलती है, बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती है, मतलब जैव विविधता से ही अपन को मिलती है, ठीक है। 25% से अधिक जो औषधियां हैं वो पादपों से बनाई जाती हैं, ठीक है। 25% से ज्यादा औषधि जो है वो कहां से मिलती है, पादपों से बनाई जाती हैं। और 25,000 से अधिक जो पादप जातियां हैं वो जो पारंपरिक दवाइयां हैं उनमें बनाने में काम में लिए जाती हैं, ठीक है, उपयोग में, ठीक है, लिए जाते हैं। अब ये तो अपने होगी संकीर्ण रूप से, ठीक है। अगर अपन छोटे रूप से सोचे ना कि हाँ ये अपने को अपने से मतलब है, अपने को और किसी से मतलब नहीं है, तो छोटे रूप पे तो ये है। अब बात करें व्यापक रूप पे, व्यापक रूप के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से क्या मिलता है। तो पहला प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से आप बोलोगे भैया हमारा क्या फायदा प्रकाश संश्लेषण से, फायदा ये है कि भैया आपको ऑक्सीजन मिलती है, उससे क्या मिलेगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, उससे प्रकाश संश्लेषण से आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो काम की चीज है। परागण क्या है, आपको फूल मिल जाएंगे, इससे आपको क्या मिल जाएंगे, फल मिलेंगे, इससे परागण होगा तभी तो फल मिलेगा ना, तो ये सबसे फायदा है। नैतिक 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 इसके अंदर क्या जाएगा आपका, दार्शनिक और आध्यात्मिक। इसके अंदर आप सोच सकते हो कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो जंगल हैं उनकी पूजा की जाती है, जो पेड़ हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा कि जो आपके पीपल जो है, ये पीपल बरगद, इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। और जो राजस्थान के अंदर खेजड़ी जो है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है, खेजड़ी का वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। और बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जहां पर जो प्रॉपर जो जंगल है ना उनकी पूजा की जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे फायदे ना, ये पूजा करना बहुत सारा फायदा है उसके। उससे क्या होता है, जो पेड़ है ना वो बचे रहते हैं, ठीक है, वो कटते नहीं है, पेड़ जो वो कटते नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसलिए पूजा करना मैं तो मानता हूँ कि अच्छी बात है। इससे मतलब कम से कम इसके मतलब पूजा करते हैं उसको, ऐसा मानते हैं कि हाँ ये इसके अपना आइडियल है, ठीक है। इसी वजह से वो पेड़ कटते नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे बताऊंगा कहां कहां पर वो ऐसा होता है, कहां कहां पर पूजा की जाती है, वो आगे बताऊंगा आपको मैं। फिर बात करेंगे किसकी, सब स्थानीय संरक्षण, और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। नाम से पता लगा सब स्थानीय मतलब जहां पर वो जीव है, जहां पर वो जीव रहता है, वो अपन उसकी जगह पर ही उसका संरक्षण कर दें। जहां पर वो जीव रहता है उसकी जगह पर ही अपन उसका संरक्षण कर दें, वो क्या है, सब स्थानीय संरक्षण, ठीक है, उसकी जगह पर अपन संरक्षण कर दें। और बाह्य स्थानीय में क्या होगा, बाह्य स्थानीय में क्या होगा, जहां पर उसका प्राकृतिक रहन सहन है, जो प्राकृतिक उसका आवास है, वहां से उठाकर उसको अपन एक स्पेशल जगह पर लेके जाएंगे, विशेष आवास पर लेके जाएं और वहां पर उसका संरक्षण करें, वो बाह्य क्या है,
बाह्य स्थानीय संरक्षण है। सब स्थानीय संरक्षण की बात करें तो प्राकृतिक आवास पर इसका संरक्षण होगा। हॉटस्पॉट इसके अंदर आ जाएंगे। इसका एग्जांपल की बात करें, हॉटस्पॉट इसके अंदर आ जाएंगे। कितने हॉटस्पॉट है टोटल? 34 हॉटस्पॉट है। राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर आ जाएंगे, 90 है। ठीक है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र आ जाएंगे, वो कितने? 14 है। वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएंगे, कितने? 448 है। और पवित्र उपवन आ जाएंगे इसके अंदर, पवित्र जो उपवन है वो भी इसके अंदर ही आएंगे। फिर क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जो आवास है अपन अलग लेकर जाएंगे और विशेष स्थान पर उनकी क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जंतु उद्यान आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये यहां से एग्जांपल पूछता है कि भैया कौन सा सब स्थानीय का किस किस के अंदर सब स्थानीय होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें बीच में एक बाह्य स्थानीय घुसा देगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कौन से सब स्थानीय है और कौन से बाह्य स्थानीय है। तो बाह्य स्थानीय के अंदर जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क और बीज बैंक। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर आ जाएंगे। अब बात करें किसकी? पृथ्वी सम्मेलन। एक वाला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहां पर हुआ था भैया? ये रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था 1992 के अंदर। कहां हुआ था? कब हुआ था? 1992 के अंदर, और रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर ये किसके लिए हुआ था? हुआ किसके लिए था? रीजन क्या था इसका? जैव विविधता के लिए हुआ था, जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था। और यहां पर सभी राष्ट्र शामिल हुए थे, जितने भी राष्ट्र हैं वो सारे शामिल हुए थे इसके अंदर, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसके अंदर। फिर एक हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन, एक हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन। ये हुआ कब हुआ भैया? ये जोन्सबर्ग के अंदर हुआ था और 2002 के अंदर हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था और जोन्सबर्ग के अंदर हुआ था। ये किसके लिए हुआ था? ये भी जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था और इसके अंदर सारे देश शामिल नहीं हुए थे, इसके सिर्फ 190 देश जो हैं वो शामिल हुए थे। तो पहला वाला हुआ था उसके अंदर सभी राष्ट्र शामिल हुए थे, इसके अंदर 190 देश शामिल हुए थे। और उन्होंने क्या प्लेस ली थी? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भैया 2002 के अंदर तो ये हुआ था, और 2010 तक अपन क्या कर लेंगे? हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम 2010 तक क्या कर लेंगे? जो जैव विविधता की क्या हो रही है? क्षति हो रही है, उसको अपन कम कर लेंगे। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उस टाइम पर 2002 के अंदर कि भैया 2010 तक हम क्या करेंगे? जो वेव नाम आ रहा है बीच में, जैव विविधता की जो क्षति हो रही है उसको हम क्या कर देंगे? कम करेंगे। अब आगे चले, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हॉटस्पॉट की। तो शुरू में हॉटस्पॉट कितने थे? 25 हॉटस्पॉट थे। शुरू में कितने हॉटस्पॉट थे? 25 हॉटस्पॉट थे। और अब कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? अब कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट है। कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट है भैया। भारत के अंदर कितने हैं? 3 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से? पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ठीक है, इंडो बर्मा और हिमालय। ये कितने हैं? 3 हॉटस्पॉट है भारत के अंदर। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो टोटल क्षेत्र कितना है? 2% से कम क्षेत्र है। हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है ना वो 2% से कम क्षेत्र है। और यहां पर जातियां जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जातियां जो है वो बहुत ज्यादा है, क्षेत्र बहुत कम है, 2% से भी कम क्षेत्र है, उसके अंदर जातियां बहुत ज्यादा है। और इनके अंदर उच्च स्थानिकता मतलब उच्च स्थानिकता वाली जातियां हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडेमिज्म स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? मतलब एंडेमिज्म होता क्या है? ऐसी जातियां जो सिर्फ आपको हॉटस्पॉट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ आपको हॉटस्पॉट के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगी, वो कहीं नहीं दिखेंगी आपको, सिर्फ हॉटस्पॉट के अंदर दिखेंगी। तो ऐसी जातियां बहुत सारी हैं। तो क्या होगा? वो प्रजाति और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे अपन? एंडेमिज्म क्या बोलते हैं? एंडेमिज्म स्पीसीज बोलते हैं, एंडेमिज्म प्रजाति बोलते हैं। तो हॉटस्पॉट द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। जो हॉटस्पॉट है इनको अगर अपन अच्छे से रखें ना, 34 जो हॉटस्पॉट है इनको अगर अपन अच्छे से रखें, इनकी अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से प्रोटेक्शन करें, तो जो विलोपन हो रहा है उसको अपन 30% तक कम कर सकते हैं। 30% तक उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं उसकी दर को। अब बात करें किसकी? पवित्र उपवन की बात करें, इंग्लिश बोलते हैं इसको सेक्रेड ग्रूव्स। क्या बोलते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पूजा की जाती है। ठीक है, जो जंगल वंगल है इनकी पूजा की जाती है। तो कौन सी जगह है? मेघालय की खासी तथा जयंतिया ही पहाड़ी। ठीक है, मेघालय की खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है वहां पर पूजा की जाती है प्रॉपर। ठीक है, और कौन सी है? राजस्थान की जो अरावली है वहां पर पूजा की जाती है। ठीक है, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ठीक है, इन वहां पर भी पूजा की जाती है। ठीक है, ये उनके पवित्र उपवन है। ठीक है, पवित्र मतलब उनको काटते नहीं है, पूजा भी नहीं करते, तो मतलब उनके लिए पवित्र है वो, मतलब काटने वाटने नहीं देते उनको। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ना। मध्य प्रदेश का जो सरगुजा और चंदा और जो बस्तर क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो बस्तर क्षेत्र, सरगुजा और चंदा जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये पवित्र उपवन है। तो ये एक अच्छी बात है, इनसे भी क्या है, जो जैव विविधता है वो बची रहती है। तो इतना चैप्टर हो गया है भैया कंप्लीट। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करके बताना कि हाँ भैया अच्छा लगा बुरा लगा, जो भैया ना आपका बताना। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स वहां पर आपको मिलने वाले हैं। और ये नोट्स आपको बहुत फायदा करेंगे। एग्जाम से पहले 10 मिनट नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने के अंदर। तो एक चैप्टर आपका 10 मिनट में रिवाइज हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो ये बहुत आपको फायदा होगा। मेरे कहने पर कर लो, इतने सारे चैनल कर रखे हैं, एक चैनल और कर लो। क्या आपको कोई बोझ छोड़ना मांग रहा है? कर लो ना। तो चैनल को अब ज्वाइन जरूर से कर लेना।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।